नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बहू। ननद के आते ही तू मायके भाग गई। माँ, जितनी जल्दी हो सके भैया को यहाँ भेज दो, चाहे आधी रात को ही भेजना क्यों न पड़े। तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि मेरी ननद संगीता दीदी कभी भी पधार सकती हैं। उसके कदम घर में पड़ते नहीं कि फरमाइशों का ऐसा पिटारा खुल जाता है जिसका कोई अंत ही नहीं होता। इस तपती गर्मी में माँ बेटी को चैन नहीं पड़ता। कभी यह चाहिए, कभी वह चाहिए, कभी जलेबी चाहिए तो कभी गुलाब जामुन, और मैं दिन रात उनकी सेवा में कोल्हू की बैल की तरह जुटी रहती हूँ। अब मुझसे यह जी हजूरी नहीं होगी माँ। इस बार मुझे किसी भी हाल में मायके बुला लो। सालू की बात सुनकर उसकी माँ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तू बिल्कुल चिंता मत कर लाडो, मैं भी तेरे पापा से बात करती हूँ। अगर तेरा भैया आज खाली हुआ तो आज ही भेज दूंगी, नहीं तो कल सुबह सुबह तेरे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। इस बार तुझे वहाँ एक पल भी ज़्यादा नहीं रुकने दूंगी। इतना कहकर माँ ने फ़ोन रख दिया। इधर सालू चाय की ट्रे लेकर अपनी सास मनोरमा जी के कमरे की ओर बढ़ रही थी कि उसके कानों में एक ऐसी खबर पड़ी जिसने उसके होश उड़ा दिए। मनोरमा जी अपनी बेटी संगीता से फ़ोन पर बड़े प्यार से बातें कर रही थी। बेटी, कल जल्दी आ जाना, मैं तेरी पसंद के पकवान बनाकर रखूँगी। बस यह सुनना था कि सालू के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। वो उल्टे पाँव अपने कमरे की ओर लौट गई, चाय की ट्रे एक तरफ रखी और घबराहट में तुरंत अपनी माँ को फ़ोन मिलाया। माँ, अब एक पल भी देर मत करना, संगीता दीदी कल ही आ रही हैं। उससे पहले पहले मुझे यहाँ से निकाल लो। अगर वह आ गई तो मेरी सामत आ जाएगी। भैया को कल सुबह हर हाल में भेज देना। माँ ने भी बिना कुछ सोचे बेटी की बात पर मुहर लगा दी और कहा, तू निश्चिंत रह, तेरी माँ अभी जिंदा है। कल सुबह तेरा भैया तुझे लेने जरूर पहुँचेगा। फ़ोन रखने के बाद सालू ने राहत की सांस ली। माँ से बात करने के बाद सालू दोबारा चाय की ट्रे लेकर मनोरमा जी के कमरे में पहुँची। तब तक मनोरमा जी फ़ोन रख चुकी थी और घर के किसी काम में व्यस्त हो गई थी। सालू ने चुपचाप चाय रख दी और वहाँ से निकलकर सीधे अपने कमरे में आ गई। उसके मन में तो बस एक ही बात घूम रही थी, किसी भी तरह ननद के आने से पहले मायके निकल जाना। रफू चक्कर हो जाएगी। जल्दीबाजी में उसने अपना बैग भी तैयार कर लिया। दूसरी तरफ मनोरमा जी भी अपनी बेटी के आने की खुशी में इतनी मग्न थी कि सालू को यह बताना ही भूल गई कि अगले दिन संगीता घर आने वाली है। अगली सुबह करीब 6 बजे ही सालू उठ गई और अपने भाई के लिए पकवान बनाने लगी। तो मनोरमा जी हैरत में थी कि रविवार को इतनी 11 बजे बिस्तर छोड़ने वाली यह औरत आज 6 बजे ही उठ गई। आखिर बात क्या है? उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर सालू का भाई खड़ा था। उसे देखकर मनोरमा जी के माथे पर हैरानी की लकीरें खिंच गई। अरे बेटा, इतनी सुबह सुबह सब कुशल मंगल तो है? इतने में सालू भी बाहर आ गई और मुस्कुराते ही बोली, माँ जी, भैया मुझे लेने आए हैं। माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए उन्होंने तुरंत बुला लिया। दिन में भैया को समय नहीं मिलता, इसीलिए सुबह सुबह आ गए। मनोरमा जी का चेहरा अचानक से उतर गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन बहू, आज तो संगीता आने वाली है और तुम आज ही मायके जा रही हो। सालू ने ऐसे आश्चर्य जताया जैसे उसे कुछ पता ही न हो। क्या दीदी आज आ रही हैं? माँ जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे जरा भी पता होता तो मैं भैया को आने से मना कर देती। अब बताइए, अब मैं क्या करूं? भैया भी इतनी दूर से आ गए हैं, टिकट के भी पैसे खर्चे हो गए, उधर माँ भी मेरी राह देख रही होगी। मनोरमा जी ने तीखे स्वर में कहा, मतलब साफ साफ बताओ सालू बहू, तुम यह सब जानने के बाद भी चली जाओगी मायके?
तुम्हारी ननद साल में एक बार घर आती है और उसी समय तुम्हें मायके जाने की तैयारी कर लेती हो। सालू ने मासूमियत का चोला ओढ़ते हुए जवाब दिया। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं कोई अंतर्यामी तो हूँ नहीं जो बिना बताए सब जान जाऊंगी। अब जब भैया आ ही गए हैं तो खाली हाथ वापस भेजना भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा करती हूँ 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगी। दीदी तो अभी कई दिन रुकेंगी ना, मैं भी उनके साथ समय बिता लूँगी। मनोरमा जी ने व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, जाओ बहू। तुम्हारे इन 2-4 दिनों का हिसाब तो हम अच्छी तरह जानते हैं। अब देखते हैं इस बार तुम्हारा 2-4 दिन कितने दिनों में पूरा होता है। सालू भैया को नाश्ता कराने के बाद जैसे ही दरवाज़ा खोलकर जाने लगी, उसी वक्त उसकी ननद संगीता बच्चों के साथ घर आ गई। सालू हाल चाल पूछती है तो संगीता कहती है, भाभी मैं तो ठीक हूँ, घर पे भी सब लोग ठीक हैं, लेकिन आप बताओ, आप बैग लेकर कहाँ जा रही हो? इतना सुनते ही सालू मनोरमा जी की ओर देखने लगती है। मनोरमा जी कहती हैं, हाँ बेटी जा रही है, हर बार की तरह तुम्हारे आने के बाद तुरंत ही भागती है। वैसे ही इस बार भी भाग रही है। क्या? माँ जी, आपने मुझे बताया था कि दीदी आ रही है। अगर बता देती तो फिर मैं ना जाती, लेकिन नहीं, आपको तो बस मुझे ही दोष देना है। आप बताओ दीदी, मुझे पता नहीं था आप आ रही हो और भैया मुझे लेने आ गए, तो इसमें मेरी क्या गलती? अब न जाऊंगी तो उन्हें तो बहुत बुरा लगेगा ना। लेकिन भाभी, आप हर बार ऐसा कोई न कोई बहाना करके चली ही जाती हो। अरे हर बार की छोड़िए दीदी, इस बार मैं पक्का बता रही हूँ, अपनी ननद संगीता से बोली, 2-3 दिन में मैं आ जाऊँगी। आप तो रहोगी, अभी चलिए, वैसे ही मैं चलती हूँ, भैया को भी जाना है, लेट हो रहा है। कहते हुए फटाफट मनोरमा जी के पांव छूकर अपने भाई के साथ निकल जाती हैं। सालू के जाते ही संगीता उदास हो जाती और कहती, माँ यह भाभी हर बार चली जाती है, ऐसा लगता है जैसे मेरा यहाँ आना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ बेटा, बहू तो हर बार ननद का नाम सुनते ही 9-2-11 हो जाती है। इस औरत का तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, और इसके घर वालों का जब देखो तब ले जाने के लिए खड़े ही रहते हैं। चलो छोड़ो इन्हें, इनका क्या है, यह तो रोज का। फिलहाल तो तुम मुझसे मिलने आई हो, उसे सोचकर उदास मत हो बेटी। नहीं माँ, उदास तो हो रही हूँ, बस थोड़ा बुरा लग रहा है ना। बुरा तो लगेगा बेटा, और मुझे तो यह भी पता है कि मेरे ना रहने के बाद तेरा मायका चला जाएगा, क्योंकि भाभी तो यही है ना। यह क्या ही तुम्हें बुलाएगी, क्या ही तुम्हें पूछेगी। चल बेटी, आज तुझे अपने हाथों से बने मेवे के लड्डू खिलाती हूँ। बड़ी मेहनत से बनाए हैं मैंने, लेकिन जैसे ही उन्होंने मिठाई का लड्डू का डिब्बा खोला तो उनके होश उड़ गए। डिब्बा पूरी तरह खाली पड़ा था। अरे ये क्या, कल तक तो पूरा डिब्बा भरा हुआ था। उन्होंने हैरानी से कहा। तुरंत मनोरमा जी अपनी बहू सालू को फ़ोन मिलाती हैं। सालू, ये सारे मेवे के लड्डू कहाँ गए? उधर से सालू बड़ी मासूमियत से बोली, मम्मी जी, अब मैं मायके खाली हाथ तो जा नहीं सकती थी। आपकी इज्जत का सवाल था, और सुबह सुबह कोई मिठाई की दुकान भी खुली नहीं थी, इसीलिए मैंने सोचा कि घर के बने लड्डू ही साथ ले जाऊं। आखिर मायके जाते समय खाली हाथ जाना भी तो अच्छा नहीं लगता। आपको तो पता ही है कि सूरज जी भी शहर से बाहर गए हुए थे। अब बताइए मैं किससे मिठाई मंगवाती? सालू की बात सुनकर मनोरमा जी का चेहरा देखने लायक था। वाह बहू, बेटी के लिए संभाल कर रखी मिठाई मेवे के लड्डू भी तू उठाकर ले गई, और अब इतनी सफाई भी दे रही है। तेरी इतनी हिम्मत? सालू तुरंत बोली, अरे मम्मी जी, चिंता क्यों करती हैं? दीदी को तो आप फिर से बनाकर अपने हाथों का खिला दीजिएगा। फ़ोन रखते ही सालू बड़बड़ाने लगी, मेवे के लड्डू बेटी को खिलाएंगी तो मैं क्या खाऊंगी? काम तो घर का मैं करती हूँ,
बड़ी आई बेटी को खिलाने वाली। अच्छा हुआ जो मैं सारे लड्डू उठाकर ले आई। शाम को जब मनोरमा जी का बेटा सूरज घर आता है तो संगीता को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे माँ, मुझे बताया भी नहीं कि तुमने, संगीता आ रही है। मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता बाहर से। कोई बात नहीं बेटा, कल ला देना। अभी तो संगीता रहेगी ना? नहीं माँ, इस बार नहीं रहूँगी। क्यों भला, क्या हुआ? नाराज हो गए अपनी भाभी की हरकतों से? नहीं माँ, भाभी का क्या है, उनका तो हर बार का नाटक है। उनके बारे में मुझे अच्छे से पता है। क्या पता है संगीता? सालू ने कुछ कहा क्या? सूरज ने पूछा। बेटा, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी पत्नी की आदत, हर बार जब संगीता आने वाली होती है वैसे ही वो काम से बचने के लिए भाग जाती है। आज भी तो यही बहाना करके चली गई। हाँ माँ, मुझे भी सुबह से उसने कुछ बताया नहीं, लेकिन जब मैं ऑफिस के काम से बाहर गया तो मुझे उसका फ़ोन आया कि उसकी माँ की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है, ठीक नहीं है, इसीलिए मिलने जा रही है। तो भला उसे क्या ही कहता। अरे बेटा, यह तो हर बात की तबीयत का बहाना है, सारा नाटक है। कोई उसकी माँ की तबीयत थोड़ी खराब हुई है। माँ, अगर वो झूठ बोल रही है ना तो मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। नहीं बेटा, तुम रहने दो। उसे ने बोला है कि वो 2-4 दिन बाद वो खुद ही आ जाएगी। फिर देखते हैं 2-4 दिन में वो कब आती है। ठीक है भाई, आपकी मर्जी, आपको जैसा सही लगे माँ आप वैसा करो। कहते हुए सूरज अपने कमरे में चला गया। संगीता बोली, माँ, गर्मी की छुट्टियाँ सबको एक जैसी ही मिलती है। 10 दिन बाद मेरी ननद आ रही हैं तो उनके साथ भी टाइम बिताना ज़रूरी है ना। इसीलिए मैं स्कूल बंद होते ही तुरंत चली आई, ताकि 10 दिन आपके साथ रह लूँगी और फिर वहाँ जाकर 10 दिन ननद रानी के साथ भी बिता लूँगी। छुट्टियाँ तो एक ही महीने की सबकी होती है, उसको बैलेंस बनाना होता है। मनोरमा बोली, यह बहुत बड़ी बात होती है। काश यही सोच तुम्हारी भाभी की भी होती तो आज वो कम से कम तुम्हारे साथ तो होती। जाने दो माँ, जब भाभी मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती तो फिर क्या ही एक बात को बार बार बोला जाए। वैसे भाभी ने तो बोला है ना कि 3-4 दिन में आने के लिए, तो क्या पता इस बार सचमुच में आ ही जाए। मैं तो फिर भी रह लूँगी, पर बच्चों के साथ ही उनका मन लगता है, उन्हीं के साथ खेलते हैं। कह तो दिया था मनोरमा जी ने, लेकिन उन्हें पक्का पता था कि सालू नहीं आने वाली, और हुआ भी वही। आने के टाइम पर सालू ने फ़ोन करके कहा, माँ जी, यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश। घर से बाहर निकलना भी मुश्किल है। भैया भी ऑफिस नहीं जा पाए हैं, और अगर शाम तक बारिश बंद हो गई तो आज जाऊंगी, नहीं तो फिर देखते हैं। और अगर भीगते हुए आई तो बीमार हो जाऊंगी। बस यह हो गया उसका आज का बहाना। 2 दिन बाद जब फिर मनोरमा जी ने फ़ोन किया तो सालू ने कहा, माँ जी, आप चिंता मत करिए, आज मैं पक्का घर आ जाऊंगी। भैया ने कहा है वो शाम को ऑफिस से लौटने के बाद मुझे घर छोड़ देंगे। लेकिन शाम होते हुए भी जब शालू नहीं आई तो मनोरमा जी ने वापस फ़ोन किया तो सालू रोते हुए कहने लगी, माँ जी, माँ की तबीयत फिर से बिगड़ गई है और उन्हें वायरल बुखार है। आज तो सुबह से ही लेटी पड़ी हैं, कुछ खा पी नहीं रही हैं। बुढ़ापे में यह सब तो लगा ही रहता है। अगर कल आराम मिल जाएगा तो मैं कल शाम तक ही आ जाऊंगी। इस बार मनोरमा जी ने कहा, सालू, मुझे पता है तुम्हारे यहाँ कोई जल्दी फ्री नहीं होगा, मैं सूरज को भेजती हूँ, चले आना। अभी नहीं माँ जी, ऐसे कैसे? माँ की तबीयत खराब है और मैं चली जाऊंगी तो माँ को कैसा लगेगा? क्या कहेंगे सब लोग? जैसे इतने दिन रही वैसे 2 दिन और ही सही, मैं नहीं आऊँगी। आप चिंता मत करिए। एक और बहाना मिल गया। सालू को एक के बाद एक बहाने करते करते आखिरकार 10 से 12 दिन निकल ही गए। आज संगीता को अपने घर वापस जाना था। वह अपने कपड़े पैक ही कर रही थी। उसने मनोरमा जी से कहा,
यानी माँ, मुझे पता था भाभी नहीं आएगी। अब देखना, मेरे जाने के 2 दिन बाद ही वापस आ जाएंगे। कहते ही वे वह रो पड़ी थी। मायके का मुंह बहुत बड़ा होता है। बेटी के आंखों में आंसू देख मनोरमा जी का कलेजा फट गया। बहू पर गुस्सा तो आया, बेचारी साल में एक बार आती है, उसमें बहू को ऐसे नखरे। संगीता के जाने के बाद मनोरमा जी के आगे बार बार बेटी का रोता हुआ चेहरा ही नाच रहा था। बेटी पे जितना तरस आ रहा था, बहू पर उतना ही गुस्सा आ रहा था। अब तो बेटी जा चुकी थी, लेकिन बहू को इस बार सबक सिखाना बहुत ज़रूरी हो गया था। कुछ सोचते हुए मनोरमा जी शाम को जब उनका बेटा सूरज आता है तो उससे कहती हैं, सूरज, संगीता तो चली गई, लेकिन सालू का अभी तक कोई अता पता नहीं चला। हाँ माँ, तुम तो सही कह रही हो। अब मैं ही चला जाता हूँ उसे लाने। तुम जाओगे और ना ही तुम आने के लिए उसे एक बार भी बोलोगे। जब तक मैं नहीं कहूँगी वह यहाँ नहीं आएगी। यह मेरा ऑर्डर है। उसका हर बार का यह नाटक है। एक बार उसे सबक सिखाना भी तो ज़रूरी है। इस बार छोड़, उसे मायके में ही जी भर के रह लेने दे। देखते हैं कभी तो अपने मुंह से कहेगी आने के लिए। सूरज ने भी माँ की हाँ में हाँ मिलाया। उसे भी माँ की बात कहीं न कहीं सही लगी, क्योंकि जब भी अपने मायके जाती थी हर बार उसका आने को लेकर यही नाटक होता था। जाने के नाम पे तो तुरंत ही कोई न कोई आ जाता था और वह तुरंत चली जाती थी, लेकिन लाने के नाम पे कोई न कोई खाली होता न होता, न कोई लाता और न ही वह आना चाहती थी। जल्दी इस बार मनोरमा जी ने सालू से कहना ही छोड़ दिया आने के लिए। न सूरज कभी कहता। धीरे धीरे 1 महीना हो गया। गर्मी की छुट्टियां भी खत्म होने को आई थी। अब सालू मायके आने के लिए परेशान थी, लेकिन घर से ना कोई फ़ोन न कोई आने की बात करता। सालू ने 1-2 बार सूरज से कहा, लेकिन सूरज ने साफ साफ कह दिया कि सालू, इस मामले में तुम माँ से बात करो। अभी माँ बड़ी हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए फ़ैसला नहीं ले सकता। अगले दिन सालू मनोरमा जी को फ़ोन करके कहती है, माँ जी, मुझे बुला लीजिए, नहीं तो बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान होगा। मनोरमा जी ने कहा, ठीक है, तुम कल तैयार रहना, कल सूरज जाएगा तुम्हें लेने के लिए। इतना सुनते ही सालू खुश हो गई। सालू वह खुशी खुशी जाने के लिए भी तैयारी करने लगी। अगले दिन सालू सुबह सुबह ही तड़के उठकर तैयार होकर अपने पति सूरज का इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे दिन निकलता गया और शाम तक सूरज का कुछ अता पता नहीं। तो सालू ने सूरज को फ़ोन किया, सूरज कहाँ हो तुम? आए नहीं अभी तक लेने? मैं कब से तैयार होकर बैठी हूँ और फ़ोन भी नहीं उठा रहे हो। सालू, मैं तो ऑफिस में हूँ, मुझे अर्जेंट काम आ गया, इसीलिए मैं चला आया हूँ। एक काम करो, कल भी मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं परसों सुबह सुबह ही आता हूँ, तुम तैयार रहना। तीसरे दिन भी सालू सुबह से ही तैयार होकर सूरज का इंतज़ार करने लगी, लेकिन आज भी सुबह से शाम हो गई, सूरज नहीं आया। अब सालू का गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में सूरज को फ़ोन करके कहा, यह क्या तरीका है, और तुम आते आते नहीं हो, आते हो, इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास कि तुम 1 घंटे के लिए आकर मुझे ले जाओ अपनी पत्नी को। अगर तुम नहीं आ सकते तो मैं भैया के साथ आ जाती हूँ। नहीं सालू, मैं ज़रूर आऊँगा, तो मैं आऊँगा तो मैं ही, लेकिन बताओ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। फ़िलहाल मैं उठ चल नहीं पा रहा था, तेज़ बुखार था। आज तो पूरे दिन घर पर ही रह गया। तो तुम एक काम करो, जब मुझे आराम मिल जाएगा तो मैं खुद ही तुम्हें लेने आऊँगा, तब तक आराम से रहो। कहते हुए सूरज ने फ़ोन रख दिया। 1 हफ्ते तक सालू इंतज़ार करती रही। उसे कहीं न कहीं शक होने लगा था कि सूरज बहाने तो नहीं कर रहे हैं, वह जानबूझकर तो मुझे परेशान नहीं कर रहे हैं। उसने गुस्से में सूरज को फ़ोन लगाया और कहा, सूरज, आप सब ये सब जानबूझकर नाटक कर रहे हो ना? मैं समझ गई। सूरज कुछ बोले
उससे पहले ही मनोरमा जी फ़ोन लेते हुए कहती हैं, यह कैसी बातें कर रही हो? ऑफिस का काम क्या तुम्हारे मायके में ही होता है, यहाँ नहीं होता है? बीमारी बस तुम्हारे मायके में ही होती है, यहाँ नहीं होती है? तो भाई सूरज की भी तो तबीयत ठीक नहीं थी। जब उसको आराम मिल जाएगा तो लेकर आएगा ना। तब तक तुम रहो आराम से। मायके में ही गई हो, कहीं और तो नहीं गई बेगाने घर में? चिंता की क्या बात है? सास बोली। अब मैं समझ गई, आप मेरी ही बात मेरे पर डाल रही हो ना माँ जी। इतनी तो बच्ची नहीं हूँ, लेकिन माँ जी धीरे धीरे मुझे यहाँ पे 2 महीने हो गए हैं, लोग बातें बनाने लगे हैं। मायके रहने का भी तो कोई हद होता है। अगल बगल वाले भी अब धीरे धीरे पूछने लगे हैं, क्या बात है, क्या बात है? बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है माँ जी। मैं समझ रही हूँ कि जब मायके में लोगों का व्यवहार बदलता है कितनी तकलीफ होती है। मेरी भी भाभियाँ पीठ पीछे सवाल कर रही हैं कि दीदी, मेहमान 3 दिन अच्छे लगते हैं, 3 महीने नहीं। लगता है दीदी ने तो यहीं डेरा डंडा जमा लिया है। आज मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। माँ जी, मैं कसम खाती हूँ, रोते हुए सालू बोली, आइंदा से मैं कभी भी दीदी के आने के बाद मायके नहीं आऊँगी। मुझे एक मौका दे दीजिए, प्लीज़ मुझे बुला लीजिए। चलो ठीक है, मैं अगर तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है तो तुम तैयार हो जाओ, मैं सूरज को अभी भेजती हूँ। कहते हुए मनोरमा जी ने फ़ोन रख दिया और मुस्कुराते हुए सूरज से बोली, बेटा जाओ, ले आओ बहू को। उम्मीद है कि इस बार तुझे अच्छा सबक मिल गया होगा। अब आइंदा से संगीता को देखकर वो इस घर से भागेगी नहीं। अब उसके मन में एक डर बैठ गया है और यह डर बैठाना भी बहुत ज़रूरी था। देर आए दुरुस्त आए। दोस्तों, कभी कभी किसी को समझाने के लिए ऐसा कोई कदम उठाना ज़रूरी होता है। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस। और हाँ, कभी भी ननद आए तो मुंह न बनाएं और मायके और ससुराल में बैलेंस जरूर बनाएं।